स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग सोशल जस्टिस देख रहे हैं और जस्टिस करना चाह रहे हैं अपने तैयारी की तरफ। देखो, बात यहाँ है, डीकेडी किया जाए कुछ। डीकेडी करते हैं क्योंकि डीकेडी में मजा आता है और शायद ये चीज ही बेस्ट पार्ट रहेगा आपके तैयारी का, डीकेडी है। तो देखो, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसका एक ब्रीफ लेते हैं, उसके बाद डीकेडी करते हैं। हम लोग एससी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। एससी के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने एससी के बारे में देखा कि क्या क्या एससी के सामने चुनौतियां हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है, ठीक। और फिर हमने उनको सशक्तिकरण करने के लिए जो योजनाएं हैं वो बताया। हमने योजनाओं को हमेशा कहा है कि जब सरकार कदम उठा रही है तो सरकार के कदम को कैसे सशक्त करना है, ये हमेशा ध्यान रखना कि सामाजिक रूप से सशक्त जरूर करना, आर्थिक रूप से सशक्त जरूर करना और राजनीतिक रूप से सशक्त करना। बच गया क्या, जो कि हमने न्याय की अभी बात करेंगे, एक शिक्षा के ऊपर सशक्तिकरण करना और गरीबी की वजह से। तो गरीबी वाला तो ज्यादा आर्थिक में क्या कर लोगे, इन्वॉल्व कर लोगे, लेकिन शिक्षा को इंडिविजुअली ट्रीट करना, चाहे कोई भी वंचित ग्रुप आए, शिक्षा लेके शिक्षा को बहुत, हमने कहा था ना कि जब न्याय की बात होगी तो 4 स्तंभ की बात किया था। अब डीकेडी करते हैं। डीकेडी में क्या है, देखो, हमें न्याय का मतलब क्या, न्याय कब मिलेगा, चाहे आर्थिक रूप से न्याय बोले, चाहे सामाजिक रूप से न्याय बोले, चाहे किसी तरह का न्याय बोले, न्याय का मूल आधार है कि हमारे पास क्या हो, हमारे जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में वो अधिकार प्राप्त हो। अधिकार कौन से, फंडामेंटल राइट, वही 4 प्रकार के अधिकार की बात हो रही है, देख लो। फंडामेंटल राइट पॉलिटी में जो पढ़े थे, विधिक अधिकार, ठीक है, और विधिक अधिकार के बाद हमारा ह्यूमन राइट, ठीक। ये अधिकार हमारे, मेनली ये हमें अधिकार मिलने चाहिए। तो अधिकार जहां पे मिलेगा वहां न्याय सुनिश्चित होगा। दूसरा हमारी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर न्याय के लिए, कि पहुंच होना चाहिए। पहुंच कहां तक होना चाहिए भाई, पहुंच हर एक सेक्टर में होना चाहिए। पहुंच हमारा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सबको समान रूप से पहुंच होना चाहिए। जैसे राजनीतिक सेक्टर पे पहुंच होना चाहिए, अगर प्रशासनिक रूप में बात करोगे, प्रशासनिक रूप से क्या होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे ही हमारे संसाधन के पास भी पहुंच क्या होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। तो पहुंच के डिफरेंट आयाम है। तो पहुंच समझ रहे हो ना, कि जब हमारा अधिकार सुनिश्चित हो जाए, पहुंच सुनिश्चित हो जाए, इसका मतलब समझो कि न्याय मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब एससी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट मत समझ लेना, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे किसी विशेष आदमी के लिए खुले और जो वंचित वर्ग है उसके लिए ना खुले। एग्जाम्पल भी है इसके, लेकिन क्रिटिक्स नहीं कर सकते हो, हम लिख नहीं सकते भाई। हाँ, अगर आ जाए तो लिख सकते हैं, लेकिन ये देखना, नक्सलवाद वाले केस में ऐसा हुआ था, रात के दरवाजा 12 बजे रात को दरवाजा खटखटा दिया गया था, गिरफ्तार हुए थे। तो ऐसा कभी वंचितों के बारे में सुना है। पहुंच एक्सेसिबल होना चाहिए। तीसरा क्या है, न्याय के लिए हमें भागीदार होना पड़ेगा। जब भी न्याय होगा तो भागीदारी के बिना न्याय सुनिश्चित ही नहीं किया जा सकता है। इतने विशाल जनसंख्या में एक दूसरे की भागीदारी नहीं बनाएंगे, एकत्र नहीं होंगे, अखंड नहीं होंगे, तो न्याय सुनिश्चित नहीं होगा। और जब भागीदार बन जाएगा ना, तो हम कहते हैं ना कि भागीदारी अगर हो जाए किसी भी, हर एक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये सारी भागीदारी अगर हो जाता है, तो सोचो कि भागीदारी होगा तो फिर क्षेत्रवाद कहां से आएगा, नक्सलवाद कहां से आएगा, कहां से अलगाववाद आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा सा एक बोला, न्याय के लिए हमें समानता सुनिश्चित है। समानता सुनिश्चित करना है मतलब आर्टिकल 17 से 18 तक, 18वां तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन 14 से 18 तक हमें समानता सुनिश्चित करना है। जब समानता सुनिश्चित होगा तो न्याय अपने आप मिलेगा। तो ये 4 पिलर हैं। तो हमने कहा था कि सामाजिक न्याय के 4 पिलर हैं, तो 4 पिलर यही हो गया। अगर राजनीतिक में है तो राजनीतिक में भी वही सेम चीज होगा। जहां भी न्याय होगा, न्याय के लिए सिद्धांत तो यही होगा साहब। आप क्यों नहीं समझते हो, हम मानवाधिकार बोल दिए हैं सामाजिक न्याय में,
राजनीतिक न्याय में फंडामेंटल राइट्स को हम ज्यादा वरीयता देंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट हमने पहले ही बोला है कि राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। और डीपीएसपी की बात आ जाएगी तो डीपीएसपी साहब हमारा ये राजनीतिक ना करके सामाजिक और आर्थिक ज्यादा करता है। तो जब भी सामाजिक आर्थिक की बात हो तो कारण इसमें ढूंढो, या प्रावधान ढूंढना है तो डीपीएसपी में ढूंढो, कहीं इधर उधर भटकोगे। ठीक है, बात समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि हमने कहा कि सर ठीक है, ये सब बोल बच्चन ठीक है, हमने कहा कि देखो कोरिलेट करने की कितने बढ़िया तरीका बताया था कि कहीं भी हो तो ये कोरिलेट करो और अपने हिसाब से करो। जैसे हम गरीबी लेके चल रहे थे, अब गरीबी को हम हटा दे रहे हैं, बहुत हो गया गरीबी, गरीबी देख के गरीबी आने लगता है, ठीक है ना, गरीबी की नशा आ जाता है। अब देखो हम गरीबी ना हटा के कुछ भी हम ले लेते हैं, हम ले रहे हैं शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है, अगर शिक्षा की कमी होगी तो गरीबी होगा, ठीक है, गरीबी होगा, ये मानते हैं गरीबी होगा। शिक्षा की कमी होगी तो हेल्थ में डाउन आएगा, स्वास्थ्य की कमी होगी, ठीक है, और हेल्थ खराब कब होगा, शिक्षा की कमी होगी तो, और हेल्थ खराब हो रहेगा तो शिक्षा भी नहीं मिल पाएगा, दोनों एक दूसरे को प्रभावित होगा, ठीक है। शिक्षा की कमी होगा तो शोषण बढ़ेगा, भाई शोषण इसलिए बढ़ेगा, जरा से देखो, शोषण इसलिए बढ़ेगा कि हमें नॉलेज नहीं है लॉ का, तो हम वो अंगूठा लगवा के कुछ भी लिख दें, साहूकार, जमींदार, प्रभु जनजाति, कुछ भी लिख दें, हो जाएगा ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है डीकेटी, ठीक है, कंफर्ट रहना, बस पेशेंस रखे रहना, धैर्य बनाए रखो, होगा, सब कुछ होगा। शिक्षा की बात और करें तो शिक्षा में हमारा क्या होगा, अधिकार प्रभावित होगा कि नहीं, अधिकार सुनिश्चित होगा, नहीं होगा, ठीक है। शिक्षा की कमी होगी तो हम क्या आर्थिक रूप से विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या हमारे राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात है। हम शिक्षा को लिए और शिक्षा को बताए कि शिक्षा की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर गरीबी पे आ गए, और गरीबी को हमारा रटा हुआ है, शिक्षा गरीबी के लिए एक कारण है, और फिर गरीबी के प्रभाव भाई कि गरीबी होगा तो क्या होगा, गरीबी होगा तो हेल्थ से दिक्कत आएगी, और हेल्थ खराब रहेगा तो गरीबी की तरफ और ले जाएगा। मान लो हम बहुत धनी हैं और हमारी हालत खराब रहती है, हम जाएं हॉस्पिटल में, रोज लाख रुपया लग रहा है, तो हम तो गरीब हो जाएंगे ना। हमारे पास कुल जमा पूंजी अगर 50 लाख रुपया भी हो तो हम धनी माने जाएंगे, लेकिन 50 दिन में ये खत्म हो जाएगा। शोषण होगा तो गरीबी की तरफ ले जाएगा, और शिक्षा की तो बात की है, ये सारे आर्थिक रूप से अगर कमी होगा तो गरीबी की तरफ ले जाएगा, राजनीतिक रूप से पहुंच नहीं होगा, हम अपनी योजनाओं का लाभ नहीं उठाएंगे, अपनी नीतियों का लाभ नहीं उठाएंगे, कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाएंगे, हमारे लिए बना है, गरीब है तो फिर गरीबी की तरफ, अधिकार हमारा अपना नहीं मिलेगा तो गरीबी की तरफ ठेलेगा। तो ये तो हमने बोल दिया इतना। अब जरा सा देखो भूमि हस्तांतरण ले लो, ऋणग्रस्तता ले लो, बंधुआ मजदूरी ऋणग्रस्तता से जोड़ दो, एक माया जाल बन रहा है। मतलब हम कहेंगे कि एक पेज पे बैठ के माया जाल बनाओ इसमें कि कौन किससे प्रभावित हो रहा है, बड़ा मजा आएगा देखना, एक पेज लिटरली लेना, किसी को आधार बना लेना और सोचना, और मैं कह रहा हूं ये मंथन करोगे बैठे बैठे, स्कूल में हो चाहे कहीं भी हो, बैठे बैठे एक पेज खाली ले जाना, इतना काम करना। ऋणग्रस्ता होगा तो बंधुआ मजदूरी होगा, मजदूरी बढ़ेगा कि नहीं, ठीक। ओवरऑल हमें सोचने का पीछे जो तरीका बताया था यही है हमारे सोचने का, और मजे से बैठ के कभी भी बैठना कि कोई एक फैक्टर ले लेना, एक फैक्टर ले लेना और उस फैक्टर को कितने आयाम में जोड़ सकते हो, कनेक्ट करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जैसे हेल्थ अगर खराब होगा तो गरीबी की तरफ ले जाएगा, गरीबी अगर गरीब होगा तो वो है उसका हेल्थ खराब होगा। सोचो सोचो, तब ये 1-2 पेज सामाजिक न्याय, हम अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ
देखो ये जो पेज है ना, इससे कितने कितने सॉल्व हो जाएंगे। देखो गरीबी अपने आप में चैप्टर है, टॉपिक है। हेल्थ अपने आप में टॉपिक है। शिक्षा अपने आप में क्या है, टॉपिक है। और इसी में आपको महिला जोड़ लो तो महिला के लिए भी यही सुटेबल लगेगा। ठीक है, महिला के लिए एक दो डायमेंशन और बढ़ जाएगा। एलजीबीटी के लिए कर लो तो यही डायमेंशन आएगा। कौन से डायमेंशन नहीं आएगा? ओबीसी के लिए जोड़ो तो, एससी के लिए जोड़ो तो, एसटी के लिए जोड़ो तो, सारे तो इसी में आएंगे। बैठ के एक बार बैठ के बनाओ ना। और जब बना लो, एक पेज में ये डायमेंशन बनाओ उस जनजाति का कि ये मुद्दे हैं, और उस पे हर एक मुद्दे पे दो दो योजना आंकड़े इस नोट्स में दिए गए हैं, डाटा लेके लिख के बैठ जाओ। कुल मिला जुला के 5-6 पेज होगा, खत्म सोशल जस्टिस। क्या सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस दिमाग का कहे ना कि दिमाग का जो दही कर लिया वो कुछ नहीं है सोशल जस्टिस। आईआर में भी कुछ नहीं रखा है। एक बार बैठे वो पॉलिटी में है कि थोड़ा रटे भूल गए पॉलिटी में ये है, लेकिन ये तो पूरे दिमाग पे है, हमें रटना ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। तो हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक पे। तो हम लोग देखो अभी तक क्या पढ़े हैं, वो तो रिकैप ही नहीं लिया। रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़े। हम लोग एसटी पढ़ रहे थे। एसटी में हमने दो चीजों की बात की, वो ज्यादा जरूरी है कि एसटी के कैरेक्टरिस्टिक और पीवीटी जो वनरेबल ग्रुप हैं उनके बारे में जाने। हमने कहा कि एसटी की विशेषताओं में क्या होगा, एसटी की आदिम लक्षण रखे होंगे। मतलब आदिम लक्षण का मतलब प्राचीन लक्षण ये रखे होंगे। ये तकनीकी रूप से क्या होंगे, पुअर होंगे, मतलब इनकी जो कृषि करने की तकनीक होगी पुअर होगी। तीसरा हमने बताया इसमें कि आर्थिक और सामाजिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। भाई इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये भौगोलिक रूप से क्या है, भौगोलिक रूप से अलगाव रखते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुख्य धारा के जो लोग होते हैं, मुख्य धारा के लोग होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं, संवाद नहीं करते हैं, बचते फिरते हैं। वहीं हम पीबीटी के लिए बनाए थे प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइब्स के बारे में। हमने इनके बारे में विशेषता में बताया था साहब कि जो हमारे 18 राज्य हैं और एक अंडमान एंड निकोबार है, इसमें टोटल 75 क्या बनाए पाए जाते हैं, पीबीटी ग्रुप पाए जाते हैं। पीबीटी के ग्रुप की सबसे बड़ी विशेषता है कि समरूपता पाई जाती है। इसमें समरूपता पाई जाती है। समरूपता का मतलब, कहने का मतलब कि देखो समरूपता, अगर गरीब हैं तो गरीबे हैं, सब गरीब हैं, ऐसा नहीं है पीबीटी में कोई ये है। ठीक है, समरूपता पाई जाती है। उनके लक्षण भी एक ही जैसे होते हैं। वो अगर कोई टेक्निक अपनाते हैं, अगर मान लो कि भेड़िया चराते हैं तो भेड़िया ही चरा देंगे। समरूपता देखने को मिलता है उनके रूप में। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात है, पहचान है पीबीटी में कि इनकी जनसंख्या कम हो रही है। जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे अंडमान निकोबारी जनजाति है, निकोबारी अंडमान के, वो है। ठीक है, अंडमान के बहुत सारे जनजातियों का देखो तो 1000 से भी कम हो गए हैं। तो जनसंख्या कम हो रही है इनकी। तीसरी बात है कि ये भौगोलिक रूप से बिल्कुल अलग रह रहे हैं। यहाँ तो अलगाव है ना, ये तो बिल्कुल अलग थलग है, अलग थलग है बिल्कुल। और ये प्राचीन प्राचीन तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं आज भी, अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राचीन तकनीक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी हालत ये, आल्दो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में 5 दिया गया है, 5 दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर आपको पढ़ना नहीं है, हम सारे निचोड़ यहाँ पे रखे हैं। तो ये हमारा जब भी विशेषता पूछेगा तो विशेषता भाई बताओ। हमने कहा था कि एक और बात कि 341 के तहत क्या, किसको अधिसूचित किया जाता है, शेड्यूल कास्ट को अधिसूचित किया जाता है। और 342 के तहत प्रेसिडेंट अधिसूचित जिसको कर दे, प्रेसिडेंट किसको अधिसूचित कर दे, जिसको अधिसूचित कर दे वो शेड्यूल ट्राइब के जानते। और 342 के तहत ही परिभाषा दिया गया है, और 341 के तहत एससी का परिभाषा दिया गया है, ये हमने बता दिया। अब बात यहाँ पे आती है साहब कि देखिए हमारा जो सोचने का है कि एक्चुअली में एसटी की या इनकी समस्याएं क्या है, पीबीटी की समस्याएं क्या है। तो पीबीटी की जो विशेषताएं हैं वही समस्याएं हैं भाई, जो विशेषताएं हैं वही समस्याएं हैं। देखो हम बता रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही समस्या है, भौगोलिक रूप से अलग थलग है, स्वास्थ्य हालत खराब है भाई, अलग थलग है, सड़क नहीं है, मकान नहीं है,
कुपोषण है, कहीं से वही तकनीक का प्रयोग है तो जीविकोपार्जन नहीं चला पा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ से उधर भ्रमण कर रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। वही काम है, क्या करना है, बस एक पेज वाला जो काम कर लिया हर जगह काम करेगा। तो हमने कहा कि सरकार क्या कदम उठा रही है, तो सरकार के कदम को बताओ। 2008 में इनके लिए ये काम किया, फिर योजनाएं लेके आई, तो योजनाओं की बात करो। ठीक है, वैसे ही एसटी की बात की है कि समस्याएं क्या है, और समस्याओं को से जूझने के लिए हमारे सरकार ने क्या कदम उठाया, सरकार कदम उठाया वो बात करेंगे। ठीक है, और जब कदम की बात करेंगे तो हमने फिर से वही अपना लेना अपना फंडा कि शैक्षिक रूप से क्या क्या कदम उठाया, आर्थिक रूप से क्या किया उठाया, राजनीतिक रूप से क्या क्या आरक्षण वगैरह जो भी दिया हो वो, सामाजिक रूप से क्या उठाया, ये बातें हमें करनी ही है। सरकार ने कदम उठा लिया। अब सरकार ने कदम उठाया तो फिर भी चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को बताओ, और चुनौतियों के समाधान करने के लिए उसी चुनौतियों पे सुझाव दे दो, या इसी को कहते हैं वे फॉरवर्ड कर दे दो, आगे की रास्ता बताओ, और कुछ ऐसा रास्ता बताओ क्रिएटिव की पसंद आए इन सेंस की साउंड हो। अच्छा साहब, एक और चीज बता दूं कि सोसाइटी सोशल जस्टिस एक ऐसी ऐसा चीज है कि हर एक कोई आंसर लिख लेगा। फर्क आप लोग को बस इतना करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, राम बड़ा है। सोशल जस्टिस सबके लिए सब लिख लेगा कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा थिंकिंग करके करीब करीब पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई कारण बता रहे ना तो वो तार्किक बोलो, तार्किक इन सेंस की डाटा रखो। किसी आयोग का कोई कमेटी है, समिति है, आयोग है, उनका कहना रखो, ये जरूर रखना है, तभी नंबर फेचिंग होगा। मैं बता रहा हूं और अपने नोट्स में भर भर के दिए हैं। ठीक है, ये तार्किक रूप से हो जाओ, ये सोचो कि सब लोग लिखेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आप लिख लोगे बहुत बड़े तिस्मार खाओ हो तो लिख लोगे साहब, बस ये तार्किक रूप से आंसर देना है। आप तार्किक रूप से जो बात कह रहे हो उसकी पुष्टि करोगे। अगर कह रहे हो कि शोषण बढ़ा है तो शोषण के लिए कैसे बताओगे, अत्याचार और शोषण से जुड़ा SC ST अधिनियम है, शोषण प्रतिषेध अधिनियम 1989, उसके डाटा दो। ठीक है, उसके डाटा दो या NCRB का डाटा दो, कोई भी तो दो, तभी तो ये बताओगे। शोषण तो बढ़ दिया, आपने हवा में बोल दिया शोषण बढ़ गया, नहीं सर, आपको ये करना पड़ेगा, डाटा देना पड़ेगा। तो पॉइंट हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम तार्किक रूप से आंसर देंगे, अगर कोई बात कहते हैं तो सपोर्ट करेंगे, हमें आगे नहीं भागना है। और कोशिश ये करना है कि नंबर, जैसे कुछ लोगों को मेंस में नंबर नहीं मिल रहा है तो हम डायमेंशन दे के ले होते हैं, वहां पे एग्जामिनर ढूंढता है कि उसको थोड़ा व्याख्या करो, तार्किक आधार दो। ठीक है, शोषण बढ़ रहा है, अराजकता बढ़ रहा है, पूर्वाग्रह है, अरे ये सब जानते हैं, वो चाहता है कि कुछ डाटा दो, क्यों आप किस आधार पे कह रहे हो, आप तो रट्टा नहीं मारे हो ना। ठीक, तो हमने एसटी की बात किया था। उसके बाद एसटी में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट बात किया था। ढेबर आयोग ने सिफारिश किया था शिक्षा पे, वो हमने अच्छे से देखा शिक्षा पे, और हमेशा शिक्षा की बात आएगी तो इनकी सिफारिश चिपका देना है। अगर कोई बात सुझाव की बात करे तो गागा कमेटी या खाका कमेटी की जो सिफारिश है वो चिपका देना, और जिस चीज की बात करे वो हर एक सेक्टर में दिया है खाका कमेटी। ठीक है, मुड़गे मुड़गेकर कमेटी ये इन्होंने भी दिया है, तो ये भी चिपका सकते हैं, और इन्होंने कुछ अच्छी बातें दी हैं, सुझाव दिया है, शर्त दिया है, वो बातें हमेशा ध्यान रखना। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब आ गए थे, नेक्स्ट पे आते हैं कि लघु वन उपज के लिए MSP। लघु वन उपज मतलब जो माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको लघु वन उपज, तो MFP हम बोलेंगे। MFP मतलब माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। अब क्वेश्चन यही उठेगा कि लघु वन उपज के लिए MSP दिया जाता है, या इस MSP का महत्व बताइए, क्या जनजातियों के लिए महत्व रखता है, ST ट्राइब के लिए। तो हमें बात करना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो देखो, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, वो माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन किया, और इसमें 14 अतिरिक्त MSP को शामिल किया। ये न्यूज में था कि 14 अतिरिक्त और शामिल कर दिया। तो MSP का महत्व क्या है ट्राइब के लिए, तो देखो MSP पहली बात है कि है क्या, कौन से बला है MSP। तो गैर टिम्बर वन उत्पाद होते हैं। टिम्बर मतलब समझ रहे ना कि ये पेड़ है तो ये टिम्बर बोला जाता है, जो तना होता है वो टिम्बर होते हैं। तो इसमें
इनके गैर टिम्बर उत्पाद जो होते हैं वो एमएसपी पे एमएफपी में रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे बांस हुआ, चारा हुआ, पत्तियां हुई, पत्तियों को बेड़ी बना के बेचना है ना तो वो देखा होगा। मोम हो गया, रंग हो गया, रेजिन हो गया, नट्स हो गए, जंगली फल हो गए, ठीक है। बाकी और कोई बहुत सारे भोजन करने के लिए होते हैं, जैसे भोजपत्र का खाया जाता है काट काट के स्टीम। तो ये सब जो खाने वाली वस्तु है या आर्टिफिशियल सुसज्जित करने वाली वस्तुएं हैं, उनको हम लघु वन उपज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। और एमएसपी हम देखें तो आदिवासियों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन है। आदिवासी बोले या निवासी वन निवासी जो वन में रहते हैं, उनके लिए आजीविका का बहुत बड़ा साधन है। और जनजातियों को इस एमएफपी के संग्रह और बिक्री द्वारा लगभग 40 से 60% आय, वार्षिक आय इन्हीं से मिलता है। सोच लो कि इन जनजातियों को, आदिवासियों को जितना आय प्राप्त होता है, वो लघु वन उपज का लगभग 40 से 60% इन्हीं से मिलता है। और ये सालाना 10 मिलियन कार्य दिवस पैदा करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रहा है कि 10 मिलियन कार्य दिवस पैदा करता है, इतना आर्थिक सशक्त करता है। और चूंकि महिलाओं के द्वारा जो एमएफपी है वो कलेक्ट किया जाता है, तो महिलाओं को एक तरह से क्या करता है, सशक्त करता है, ट्राइब्स के महिलाओं को। तो ये भी बात समझ में आया हमारे, ठीक है, महत्व समझ में आया। एमएसपी एमएफ के लिए एमएसपी, तो माइक्रो फूड प्रोडक्ट के लिए एमएसपी की बात करें तो भारत सरकार 2011 में ये विपणन करने के लिए, या इनको जो माइक्रो फूड प्रोडक्ट है उनको उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए क्या लेके आती है गवर्नमेंट, एमएसपी लेके आती है, ठीक है। और एमएसपी के माध्यम से जो एमएफपी है, माइक्रो फूड प्रोडक्ट है, उसके लिए एक तंत्र की योजना बनाती है एमएसपी के माध्यम से कि उनके उत्पादों को क्या मिले, उचित मूल्य मिले, ठीक। और एमएसपी देखें, एमएसपी मतलब ये मूल्य वाला, एमएसपी तो समझ रहे होगे ना आप लोग, कि नहीं समझते हो एमएसपी। ऐसे एमएसपी को हम लोग इकोनॉमी में जानेंगे, ठीक है। तो एमएसपी उसको डिटेल में, एमएसपी ये जान लो कि एक प्राइस दिया जाता है, ठीक है ना। वो प्राइस का जो लोग प्री में ही केवल स्टिक हैं उनको बताते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। इस प्राइस से नीचे उसका दाम नहीं हो सकता। जैसे कोई चीज है, जैसे हम कहें कोई नट है, आप जो भी नट अपने मन में ले लो, नट में हमने बोल दिया कि इसको 600 रुपया किलो मिलेगा, 600 रुपया किलो मिलेगा, अर्थात अगर बाजार में 600 से ऊपर इसका रेट है तो वो जाके वहां बेच देगा और इनकम कमा लेगा। लेकिन अगर 600 से बाजार में कम है तो वो सरकार को बेचेगा, सरकार को बेचेगा, कम से कम इसको ये रेट मिल जाएगा। बाजार में जाएगा तो 400 रुपया केजी है, तो उसको 600 रुपया मिलना है, तो वो 600 रुपया जाके सरकार को बेच देगा। अब सरकार क्या करती है वो उसके मत्थे, ठीक, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके मत्थे जड़ दो अभी। तो एमएसपी और बंधन है, ये दो योजना है, एमएसपी और बंधन। बंधन नहीं मतलब बंधन, रक्षा बंधन नहीं, बन और धन, ठीक है। तो एमएसपी और बंधन ये दोनों स्टार्टअप योजना के तहत इसको गवर्नमेंट ने लाया जनजातियों को उद्यमी बनाने के लिए, ठीक है ना। कि देखो माइक्रो फूड प्रोडक्ट है, इसका बहुत मांग है। कभी जनजातीय महोत्सव में जाओगे ना तो माइक्रो फूड प्रोडक्ट इतने आपको अच्छे अच्छे दिखेंगे। और बंधन योजना में भी वन को धन के रूप में, तो एक तरह से क्या हुआ, माइक्रो फूड प्रोडक्ट ही हो गया, उसमें टिम्बर उम्बर भी आ जाएंगे। ये लोग बास्केट इतना सुंदर बनाते हैं बेत वगैरह का, क्या कहना, ठीक है। तो आगे की रास्ता क्या है कि देखो एमएफपी लगभग 100 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करती है, जो ट्राइब है, 10 करोड़ की बात हो रही है, ठीक है। और गरीबी कम करने में योगदान देता है कौन, एमएफपी, ठीक है। इसलिए गरीब लोगों को उचित लाभ सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है, इसलिए एमएसपी देना भी इनका कर्तव्य है। बस दे दिया कुछ कंक्लूजन इस तरह के आगे के रास्ता, ठीक है। अब आ जाते हैं जनजातीय विकास के लिए संस्थाएं। देखो जनजातीय विकास के लिए संस्थाएं, जैसे हमने कहा था ना कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम है, यहीं पे राष्ट्रीय, बस याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि राष्ट्रीय रखो, अनुसूचित जनजाति की जगह एससी मतलब अनुसूचित जाति
वित्त एवं विकास निगम हो जाएगा, सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम हो जाएगा। तो जहां भी है तो तीन हम यहीं से रट लेंगे, राष्ट्रीय, एसटी की जगह एससी कर लो या सफाई कर्मचारी कर लो, तीन। तो जहां पे जिसको यूज करना है, ये क्या करता है, वित्तीय सहायता करता है, वित्तीय सहायता रूप से प्रदान करता है। ये क्या करता है कि आर्थिक उत्थान के लिए, जैसे आर्थिक उत्थान के लिए ये प्रशिक्षण भी दिलाएगा, प्रशिक्षण भी दिलवाएगा। और ये तो हम लोग के जो मेंस होता था ना, तो इसमें टॉपिक ही होता था, तो प्रशिक्षण देने के लिए पैसा देगा, ठीक है। और ये आर्थिक उत्थान के लिए, उद्यमी बनाने के लिए क्या बनेगा, पैसा देगा, चाहे माइक्रो फूड प्रोडक्ट का हो या कैसा भी हो। तो ये इनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए। दूसरा क्या है, ट्राइफेड। ट्राइफेड इज टू इम्पोर्टेंट संस्था कि मैं बताऊं कि ट्राइफेड के बिना जनजातियों की हालत क्या होती, मतलब सोच के ही डर लगता है। 1987 में इनकी स्थापना हो रही है और ये एक सहकारी निकाय है। जनजाति, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ, ऐसे भी सहकारी है और सहकारी है। इसका काम क्या है ट्राइफेड का, तो देखो ट्राइफेड का काम है कि ये क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक विकास करेगा। अर्थात ये प्रशिक्षण देगा कि कोई उत्पाद कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी देगा, ठीक है। ये सहायता प्रदान करेगा, किसके बारे में, तो सहायता प्रदान करेगा, कोई उद्यमी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सहायता प्रदान करेगा। केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी उत्थान करेगा, शिक्षा का प्रसार करेगा, उनके अधिकारों के बारे में बताएगा। उसके बाद वन धन योजना 2018 में लाया गया था। तो ये क्या है कि जो वन को धन के रूप में यूज किया जाना है या वन को धन के रूप में मानना है, तो हमें क्या करना होगा, कौशल, जो संग्राहक है, माइक्रो फूड कलेक्टर है, जो कलेक्ट करते हैं, तो उनको क्या करना होगा, कौशल उन्नयन करना होगा, स्किल रूप से डेवलपमेंट कर देंगे, उनका कैपेसिटी निर्माण कर देंगे, ठीक है। जो कच्चे उत्पाद हैं उनके विपणन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुविधा की स्थापना करना, ये बंधन योजना में था कि कैसे हम किसी चीज को प्रोसेसिंग करें और वैल्यू एडेड करें। तो वैल्यू एडेड करना और प्रोसेसिंग करना, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे माइक्रो फूड, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की बात हो रही है। जैसे नट है, तो नट क्या है, सूखा हुआ आप लोग खाते हो, तो वो नट कलेक्ट करके उसको सुखाना, प्रोसेसिंग करना, उसको पैक करना, ये सारी चीजें बंधन में आ जाता है। तो बंधन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान एक चलाया, 2020 में चलाया गया था। बेसिकली बंधन सामाजिक दूरी जागरूकता कि जा रहे हैं और वन प्रोडक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और आपस यही अगल बगल में सखी का हलवा, और वैसे ही दोस्त हाथ से मिला रहे हैं, कहे भैया कोविड चल रहा है थोड़ा दूरी बनाओ। तो ये चला, तो ये सुरक्षा के लिए था, ये मेंशन कर सकते हैं कोविड के दौरान। आदिवासियों के लिए टेक योजना चला। टेक योजना वेरी इंपॉर्टेंट। जो आईआईटी जैसे संस्था है उसने 30 दिन का प्रोग्राम रखा कि हम प्रशिक्षण देंगे। और किस बात की प्रशिक्षण देंगे, जो वन उत्पाद है उन वन उत्पाद को कितने स्मार्टली हम कलेक्ट करेंगे और उसको बेचेंगे, उसके बारे में दिया कि टेक्निकली रूप से कैसे हम वन उत्पाद को क्या करें, संग्रहण करें और उसको अच्छा मूल्य प्राप्त करें। ये हमारा आदिवासियों के लिए टेक योजना चला 2020 में। समझ में आया। तो विकास के लिए संस्थाएं बात है। अब जरा सा आ जाते हैं एफआरए एक्ट 2006। इसका पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, ठीक है, ब्रैकेट में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जिसको नॉर्मली हम एफआरए एक्ट बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बोलते हैं, वन अधिकार 2006। ये अधिकार बड़ा लोकप्रिय हुआ और इस पे कमेंट करने के लिए एफआरए एक्ट पे आपको आ जाएगा लिखने के लिए, सीधी सीधी बात है। क्योंकि ये वन अधिकार से मालूम है, वन अधिकार किसके लिए, ट्राइब्स के लिए बहुत बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि हमने बताया था कि 40 से 60% इनकी आर्थिक आय कहाँ से होता है, वन से होता है। तो सोचो कितना महत्व रखता है वन इनके लिए। तो इसलिए वन अधिकार अधिनियम आया 2006 में इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन अंतोगत्वा वही हाल जो सारी योजनाओं के होती हैं, ठीक है। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया। वो आया हंसिए पे जो थे एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे जनजाति, जो गरीब हैं, वंचित हैं, उन जनजातियों और वन निवासी जो हैं उनके सामाजिक आर्थिक की रक्षा करना था, सामाजिक आर्थिक रूप से रक्षा करना था, क्योंकि शोषण हो रहा था इनका। जैसे क्या होता था, एक कहानी बताते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट रहा है। होता क्या था कि आप लोग जानते होंगे फॉरेस्ट गार्ड क्या,
अरे ये भी तो जानते होंगे, यूपीएससी यूपीपीसीएस भी फॉरेस्ट का एग्जाम लेता है और ये ऑफिसर होते हैं। होता क्या है कि वन अधिकारी जो होते हैं, ये सुसाइड का इनका जरिया बना ले हैं। एक तो वन उत्पाद कलेक्ट करने जाते हैं तो महिलाओं को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से शोषण करते ही हैं, वो अलग बात है वन अधिकारी। दूसरी बात है कि इनकी शिक्षा का अशिक्षा का फायदा उठा के अधिकारों को वो जो जैसा बोल देंगे कि ऐसा है, ये करना है, वो करना है अधिकारों को, और वो फंसा देते हैं। जैसे कि क्या होगा, एक कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ट्राइब्स रहते हैं, वहां पे वन में बहुत सा, बहुत सारे पौधे थे, और वो लकड़ी क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महंगे थे। ठीक है, लकड़ी क्या करते थे वन अधिकारी, बेचते थे। जो जैगर होते थे वहां पे लकड़ी खरीदने वाले, वो लकड़ी रात को काट के बेच दिया जाता था। अगले दिन कोई फॉरेस्ट कलेक्ट करने के लिए आता था, फॉरेस्ट में फूड प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए, उसको पकड़ लेते थे कि वो उसी ने काटा है। बेचारा गठजोड़ किसका, अधिकारी और लंबर वालों का, ठीक है, लकड़ी वाले का। लेकिन भुगतता कौन था, भुगतता ये था, ट्राइब्स। और उसको मारते पीटते थे, रहते थे, और मतलब कितना शोषण करते थे, आप समझ रहे हो पुलिस वाले की हालत क्या करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक रक्षा करना और उनके जीवन और आजीविका के अधिकार के साथ साथ, जीवन का अधिकार, आजीविका का अधिकार के साथ पर्यावरण का अधिकार को संतुलित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो समझो कि 2006 के लिए बात ये बोला गया था, बड़ा ब्रीफ में समझो कि 2006 आने का एफआरए एक्ट, क्या इसके पीछे एम था। पहला था कि सामाजिक आर्थिक रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक रूप से, और यही जो पॉइंट है, यही की पॉइंट है, आर्थिक रूप से रक्षा करना। ठीक है, जीवन और आजीविका के अधिकार सुनिश्चित करना, जीवन और आजीविका के अधिकार सुनिश्चित करना, ठीक है, सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ इनके पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करना। तो तीन मोटा मोटा है, सामाजिक आर्थिक बहुत बड़ा डायमेंशन हो गया, जीवन और आजीविका का अधिकार सुनिश्चित करना और पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करना, इसलिए एफआरए एक्ट आया था। ठीक है, और ये जो जनजातीय समुदाय हैं या वन निवासी हैं, उनको वन संसाधनों का अधिकारों का मान्यता देता है कि जो भी वन संसाधन होंगे, उन वन संसाधन का क्या करेंगे, वो प्रयोग कर सकते हैं। तो वन संसाधन अधिकार कौन देता है, यही देता है, किसको, तो जो वन निवासी हैं, जो वनों में रहते हैं, और साथ साथ में जनजाति हैं जो उसके इर्द गिर्द उस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और इसके वन संसाधन पे अधिकार देता है, और विभिन्न जो वन पे निर्भर और भी इनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को, वन पे निर्भर आवश्यकताओं को पूर्ति करवाता है ये कौन, एफआरए एक्ट। ठीक, इसमें इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या है कि वन संसाधनों का अधिकार देता है, वन पे निर्भर होने की, जो निर्भर हैं जनजाति, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्व खेती का अधिकार देता है कि वहां पे खेती कर सकते हैं। ठीक है, निवास का अधिकार देता है कि हाँ, जो वनवासी हैं वो वन में निवास कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे वनों में चराई करा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, जल निर्वाहन से भर सकते हैं, सामुदायिक अधिकार है। ठीक है, और जो पीबीटी है वहां पे रहने का या पर्यावास का अधिकार है। तो अधिकार कौन सा देता है, ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये एक साफ सा कुछ हमारे मेंस में पूछा गया था एंथ्रोपोलॉजी में कि एफआरए कौन कौन सा अधिकार देता है। तो देखो, हमने बताया कि एम क्या था, एम तो हमने बता दिया कि लिखने का बड़ा क्लियर कट होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक उत्थान। ठीक है, आर्थिक उत्थान के लिए एक बात कहा गया, और जीवन और आजीविका का अधिकार दिया के साथ साथ पर्यावरण का अधिकार देता है। ये हमने एम बताया। हमने कहा कि अधिकार कौन से, राइट्स कौन कौन से देते हैं। तो सर, राइट्स में इसको देता है कि जो भी वन संसाधन है, वन संसाधनों को कलेक्ट करने का या वन संसाधनों का प्रयोग करने का अधिकार है। लेकिन इसमें ये अधिकार नहीं कि वन पे अधिकार दे दिया संसाधनों का तो लकड़ी काट के बेचो, नहीं सर, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात हो रही है, वो अधिकार दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर वो खेती करते हैं, झूम कृषि वगैरह कुछ करते हैं, तो स्व खेती कर सकते हैं, तो खेती करने का अधिकार है। निवास करने का अधिकार है, ठीक है, निवास करने का अधिकार है।
और इसमें चराई करने का अधिकार, ठीक है, मछली पकड़ रहे हैं, अगर कोई तालाब है उसमें कुछ है तो मछली पकड़ने का अधिकार है। जंगल के जल निकाय अर्थात जल भरने का उनका अधिकार है। सामुदायिक अधिकार है, ठीक है। तो सामुदायिक अधिकार में क्या होगा, देखो दो तरीके के अधिकार दिए गए हैं। जब राइट्स को पूछे तो मेंस में लिखने के लिए दो तरीके के अधिकार की बात करना है, एक तो व्यक्तिगत रूप से अधिकार और एक सामुदायिक रूप से, ठीक है। और यहाँ पे हमने वही उसी तरह बांट के लिखने के लिए, जैसे स्वखेती निवास का अधिकार जिसको व्यक्तिगत अधिकारों में शामिल किया जाता है, और चराई मछली पकड़ने जंगल में जल निकाय तक पहुंच ये क्या है, सामुदायिक अधिकार है। पीबीटी के लिए प्रवास अधिकार आदि ये सारे हैं। तो हम बांट के भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकार हम ऐसे भी गिना सकते हैं, चलेगा, ठीक है। अब महत्व क्या है एफआरए एक्ट का, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का महत्व क्या है। तो देखो, तो सीधी सीधी बात है कि जो हमें अधिकार दिया है वो अधिकारों को, मतलब हम सीधे सीधे दो पॉइंट तो यही हो जाएगा कि व्यक्तिगत अधिकार हमें मिलता है वन संसाधनों पे और सामुदायिक अधिकार मिलता है, ये तो सीधे सीधे मिल गया। तो वन में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय, जो ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है अभी, वो पूर्ववत करना चाहता है। मतलब कि पहले एक अधिकार था, किनको, आदिवासियों का एक अधिकार था, वो वन में रहते थे, वन के माइक्रो प्रोडक्ट यूज करते थे और फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी करते थे, वो उसका दोहन नहीं करते थे। और वो एक समता पूर्वक सौम्य लोग हैं जो कि ये क्या करते हैं, इसको सुरक्षित करते हैं वन को। ये तो अभी वैश्वीकरण और ये हाल ही के दशक में जो औद्योगिकरण शहरीकरण हुआ, वनों का विनाश होने लगा, तो इनकी अस्तित्व खतरे में आने लगे और सारा मत्थे जोड़ दिया गया किनको, इनके ऊपर जोड़ दिया गया। लेकिन ये बहुत संरक्षणीय रूप से रहते थे। तो एकाधिकार था वन पे इनका, और ऐसा नहीं है एकाधिकार का मतलब तानाशाह थे, नहीं साहब, वो पर्यावरण के साथ मिलजुल के रहने वाले थे, पर्यावरण प्रेमी है। अगर सीखना है ट्राइब से तो ये सीखो, सीखना है तो समानता सीखो, सीखना है तो लिंग अनुपात सीखो, ट्राइब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको ट्राइब से। लेकिन सीखना है, एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं ट्राइब्स पे। चूंकि ट्राइब्स, माटा जानते हो, माटा, माटा जो पिंक पिंक कलर गांव में जो रहते होंगे, आम के पेड़ और कभी चढ़े होंगे या कभी जामुन वगैरह चढ़े हैं खाए हों, वो जानते हैं माटा, पिंक कलर की चीटी होती है, वो ऐसा होता है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया का अच्छा, ये हम फालतू नहीं बता रहे, केस स्टडी लगा सकते हो, हम कोई भी चीज फालतू नहीं बताएंगे। ये केस स्टडी स्वास्थ्य में खोज सकते हैं, केस स्टडी ब्रैकेट में बना के ये नंबर ही दिलाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति ये माटा का प्रयोग करती है क्या, जब मलेरिया किसी को हो जाता है तो मलेरिया के ऊपर ये जाते हैं, पेड़ से वो तोड़ के लाते हैं, झुंड जिसमें रहता है उनके शरीर पे छोड़ दिया जाता है, और छोड़ दिया जाता है तो वो काटता है, वो मलेरिया खत्म हो जाता है। सोचो, ये हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कहाँ यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एक चीटी है, चीटी का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो चीटी का नाम पे उसमें हाई प्रोटीन है, और हाई प्रोटीन को उसको पीस के खाते हैं ट्राइब्स, वो हेल्दी रखता है, हेल्थी सीखने में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये समतामूलक बनाने का कोशिश करता है, या जो पूर्व स्थिति थी जनजातियों का आत्मनिर्भर थे वैसा बनाने की कोशिश करता है एफआरए एक्ट, ठीक है। और जो वन में निवास करते हैं उन अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक जो वन निवासी हैं उनको भूमि और आजीविका और खाद्य सुरक्षा क्या करता है, सुनिश्चित करता है एफआरए एक्ट, क्योंकि वो देता है। तीसरा क्या है, एफआरए क्या है, बोलता है कि सस्टेनेबल यूज का या सतत उपभोग की बात प्रमोट करता है। दूसरा जैव विविधता संरक्षण की बात करता है, पारिस्थितिकी संतुलन की बात करता है एफआरए। तो ये सतत उपभोग, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन का ये बात करता है, ठीक है। तो इससे वन संरक्षण क्या महत्व मिलता है, तो ये महत्व की हम बातें की। अब तक की देखा जाए कार्यान्वयन की एफआरए का, जब से आया है 6 से, तो कार्यान्वयन जब भी देखना है तो आप चले जाओ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, उसमें 2018 के डाटा अभी भी रटे पड़े हैं। अब तक कितने दावे किए गए हैं, तो ये
42,19,741 दावे किए गए हैं अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार को लेके 2018 के अंत तक। और जो वन भूमि है, वन भूमि उसमें 17,08,48,733 एकड़ वन भूमि में से एक 18,89,835 एकड़ भूमि क्या कर दिया गया है, वितरित कर दिया गया है। कितने भूमि में से 17,84 जो भी डाटा है इसमें से 18 कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इतना तो वितरित कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव से देखें 17 में से 18 कर 178 में से कितना कर दिया गया है एकड़ भूमि में, मतलब माइनस करोगे तो 19,34,345 दावों को क्या कर दिया गया, खारिज भी कर दिया गया है। तो जितना हमने एलोकेट भी नहीं किया है भूमि को, उससे ज्यादा हमने खारिज कर दिया है। अर्थात हमने देखो व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक अधिकार की बात कर रहे थे और उसमें भूमि को भी लेके था। तो भूमि में इतना भूमि कलेक्ट किया गया था वन विभाग के पास, उसमें से लगभग 50% कर लें तो 50% के करीब, 50% से कम व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे जो किए गए थे उसके आधार पे तो भूमि दे दी गई, लेकिन 50% से ज्यादा भूमि के दावे को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो आलोचना भी करना है तो, और फायदा दिखाना है तो बता दो कि इतना वितरित हुआ, लेकिन जब आलोचना करना है तो खारिज कर दिया गया, वो दिखा दो, ठीक है। हमारी बात समझ रहे होंगे। तो एफआरए के क्रियान्वयन के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं ये बताइए। तो देखो क्वेश्चन बन रहा है कि एफआरए क्या है और एफआरए में कौन कौन से अधिकार हैं वो बताओ, और अधिकारों में कितना सफल हुआ। तो सफल में ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का हमने डाटा दिया, वहां से अभी भी वही डाटा है, ठीक है। अब चुनौतियां क्या हैं इसको एफआरए को लेकर 2006 को, तो आलोचना करना है तो ये कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की आज भी कमी है। भाई वो दिखा दिया, आंकड़ा बोल दो कि इतना भूमि आया, उसमें से 50% से कम हमने अधिकार तो दिया व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से, लेकिन उससे ज्यादा तो हमने दावे खारिज कर दिया। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से इनके समुदायों को जो दावे किए जा रहे हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, प्रणालीगत मुद्दे। प्रणालीगत मुद्दे में देखें तो जनजाति राजस्व और वन विभाग के बीच में समन्वय की कमी है। हमेशा देखें कानून में द्वंद्व छिड़ा रहता है इस एफआरए कानून में। क्यों जमीन स्तर पे एफआरए के संचालित करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, किसको लेकर, जनजाति राजस्व और वन विभाग के बीच में। तो जनजाति और राजस्व और वन विभाग को लेके बीच में द्वंद्व रहता है एफआरए को कि किसको अधिकार दें किसको ना दें, ठीक है। अधिकार दें तो कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए कठिनाई है। दूसरी बात, पहचान भी करना बड़ा मुश्किल है। लोग क्या कर रहे हैं, ये भी केस स्टडी है कि जिसको कहते हैं सीडो ट्राइब, सीडो ट्राइब अच्छे से इससे भी जान लेना। सीडो ट्राइब का मतलब क्या होते हैं, वो ट्राइब होते नहीं है लेकिन वो ट्राइब जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे हम ही हैं, बहुत हैरान परेशान और कहें कि क्या बोले हम, परेशान चारों तरफ से हैं। हम हैरान परेशान होके हम चले गए कि लाओ एसटी होने का बहुत फायदे हैं। फायदे क्या, एक तो वन में जाएंगे, वन की लकड़ियां बहुत सारी होंगे, खुराफात हमारे मन में, लकड़ियां काट काट के बाहर बेचेंगे, धनी होंगे। दूसरे ट्राइबों में राज करेंगे, ट्राइबों में पहुंच बनाएंगे और बिचौलिया का काम करेंगे। सोचो दिमाग कितना खतरनाक है सूडो वालों का। और क्या करेंगे, इनसे बिचौले सामान लेके बेचेंगे, अच्छे अच्छे सामान प्रोडक्ट करेंगे, अपना कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी में बेचेंगे, ठीक है, कंपनी बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, सूडो ट्राइब होते ट्राइब नहीं है, हमारे जैसे इंसान होते हैं। वो जहाँ ट्राइब रहते हैं वहां जाके बस एक कुटिया बना के उनके तरह रहने के जैसे हम भी व्यवहार करते हैं वैसे ही हम रहते हैं, उनकी रहन सहन करते हैं। लेकिन वो तो पहचानते हैं भाई की संस्कृति उनकी, तुम आज संस्कृति ऐसा थोड़ी है कि वो परंपरा से चली आ रही है, वो जब पैदा हुए तब से सीख रहे हैं। तुम जाके आज हम जितने बड़े हो गए जाके संस्कृति सीख रहे हैं तो फर्क तो रहेगा ना। तो ये सीडो ट्राइब है। तो सीडो ट्राइब्स में सीडो ट्राइब की एग्जाम्पल कहाँ है, तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि जो नीलगिरी की पहाड़ियों पे चले जाते हैं ट्राइब्स के लिए, एक टोडा वगैरह की जैसे बनने के लिए। ऐसा ही कुछ एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है।
महाराष्ट्र वाला ट्राइब नहीं याद आ रहा है, बट ध्यान रखो इस चीज को, कहानी में ये यूज कर सकते हैं सीडो ट्राइब। तो प्रणालीगत मुद्दे हैं, कार्यात्मक और क्रियान्वयन बाधाएं हैं। कार्यात्मक में जैसे कि कार्यान्वयन चुनौतियों की संख्या बहुत है, दावे बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। अब सोचो ये सूडो ट्राइब जाएंगे तो कहेंगे कि हम हैं वहां पे, बन हमारे दादा परदादा रहे हैं वहां पे, और हम थोड़ा सा विकसित हो गए तो चले गए, तो हमारा जमीन इसमें है, दे दो मालिक। ठीक है, तो इस तरह की बाधाएं हैं। और भी बाधाएं हैं, वन जो नौकरशाही है, वन अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रलेखन में निरक्षरता, वनवासियों के बीच अज्ञानता, नक्सलवाद, ये सब भी प्रभावित करते हैं, चुनौतियां लाते हैं एफआरए में। तो एफआरए की 3 अच्छे से डिटेल में लिखो और कुछ बता दो। ठीक है, तो एफआरए को अगर हम कंक्लूड करने हो तो बोलें कि गरीबी को कम करने का अधिकारों के साथ साथ सीधा संबंध है। एफआरए का गरीबी को कम करने का अधिकारों के साथ सीधा संबंध है, खास करके जब वनवासी की बात होती है तो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। तो इसलिए एफआरए वनवासियों के विकास के साथ साथ वन संरक्षण के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। ये हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं एससी और एसटी की प्रगति में एन एनसी एसटी और एनएससी एससी द्वारा निभाई गई भूमिका। इतना बोलने का मतलब नहीं है, थोड़ा पानी पीते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को क्लास, कुछ बताइएगा व्हाट्सएप वगैरह पे। तो अब हम लोग एक्चुअली में देखने जा रहे हैं, ये हमने छोड़ दिया था कहाँ पे, पॉलिटी में, जो एक याद है ना कि संवैधानिक संस्था है। तो नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, नेशनल कमीशन ऑफ एससी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, इन दोनों आयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये पॉलिटी के सेक्शन से है और साथ ही साथ ये इससे जुड़ा हुआ है एससी और एसटी से। तो अभी तो हम लोग एससी एसटी को डील कर रहे हैं, तो यही बता देना ही ज्यादा उचित था। तो देखो अब जनजाति के बारे में बात करते हैं और ये हर जगह जनजाति की जब बात आयोग की बात करेंगे ना, चाहे आयोग एससी आयोग हो चाहे एसटी आयोग हो, तो हम आयोग बोलेंगे एसटी आयोग या एससी आयोग, राष्ट्रीय आप लोग जोड़ लेना, थोड़ा कम बोलेंगे। तो 89 संशोधन में, इससे पहले देखो 89 संशोधन से पहले एससी एंड एसटी आयोग के रूप में जाना जाता था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जाता था। लेकिन 89 संशोधन में इसको विभाजित कर दिया गया, एससी को अलग कर दिया गया और एसटी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन, प्रीकली इंपॉर्टेंट, 89वें संविधान संशोधन। तो एसटी साहब बना, तो अक्सर होता है ना कि एसटी को हमारे दिमाग में प्रायोरिटी होना चाहिए। तो 338 में एससी आयोग बना था, आर्टिकल 338 में एससी आयोग बना था, और आर्टिकल 338 ए में एसटी आयोग बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ही कंफ्यूजन मत करना। एसटी के लिए क्या था, आर्टिकल 338 ए के तहत स्थापना किया गया था जनजाति आयोग का। ठीक, तो जनजाति आयोग का 38 ए में, और जाति आयोग का मतलब अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, जाति आयोग के लिए 338। ये ध्यान रखना, कौन से संविधान संशोधन, 89। ठीक, ये हमारी भूमिका हो गई। अब देखो कि कार्य क्या है, जनजाति आयोग को बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात 338 ए के प्रावधान को पढ़ रहे हैं। तो इसका कार्य क्या है, बड़ा सिंपल से हमें जानना है कि इसको संविधान के अंतर्गत, ये संविधान के द्वारा बनाया गया है, तो क्या दिया जाएगा। तो एसटी के लिए ये सारे काम एसटी के लिए करेगा, तो सुरक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं उसकी जांच करेगा और निगरानी करेगा। तो पहला हमने शॉर्ट फॉर्म में जांच लिया कि जांच करेगा और निगरानी, अब यही फॉर्मूला मिलने जा रहा है, निगरानी करेगा, थोड़ा सा गंदा लिख देगा, मैनेज करना, जांच और निगरानी करेगा। और साथ ही साथ ये सुरक्षा उपाय संविधान में जो दिए गए हैं, या विधिक रूप से जो भी सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं, वो सुरक्षा के उपाय का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो जांच करेगा और निगरानी करेगा। कौन, जो भी सुरक्षा के उपाय हैं उन सभी मामलों की जांच करेगा और निगरानी करेगा, और सुरक्षा के उपाय का मूल्यांकन करेगा। ये काम इसका है। अब जरा सा देखो कि अधिकार और सुरक्षा के अभाव में अगर कहीं
अधिकार का हनन हो रहा है एसटी का, ठीक है, और सुरक्षा का अभाव है, इनके सुरक्षा का क्या है, अभाव है, तो विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा, और जांच करेगा, ठीक है ना, हमने ऊपर ही बता दिया, तो जांच करेगा शिकायत का, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कार्य क्या है कि सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में भाग लेना या सलाह देना। जो भी एसटी वगैरह के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं चल रहे हैं, एसटी की योजना चल रहा है, उसमें प्रक्रिया में भाग लेता है कि कौन कौन सी योजना में कैसे बनाया जाए, क्या करना चाहिए, और उसमें सलाह देता है, तो सलाह देता है, ठीक है। और साथ ही साथ योजनाएं या कार्यक्रम कितना प्रगति की उसका मूल्यांकन करेगा। और राष्ट्रपति को लास्ट वन काम है कि राष्ट्रपति के समक्ष हर वर्ष ये क्या करेगा, सुरक्षा उपायों और ऐसे अन्य विषयों जो आयोग उचित समझे उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो हर वर्ष राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो बड़ा सिंपल वे में हमें याद करना है कि कार्य, अब देखो क्या है कार्य में, तो देखो कि जांच करेगा, किसकी करेगा ये भी ध्यान रखना, सुरक्षा का, ठीक है, और कैसी सुरक्षा, जो संविधान में दिया गया है सुरक्षा के उपाय, ठीक है, और जो विधिक रूप से है, सुरक्षा उपाय की जांच करना और उसका निगरानी करना। अगर कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो स्वतः संज्ञान लेके जांच कर सकता है, ठीक है, जांच करेगा। फिर क्या करेगा कि जो ये सुरक्षा के उपाय हैं उसका मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करेगा कि भैया सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है ना, अगर नहीं चल रहा है तो सुझाव देगा, ठीक है, सुझाव देगा, और सुझाव देगा और सलाह, जितने भी नियोजन चल रहे हैं, प्लानिंग चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट करके सुझाव देगा, और सुझाव देगा, और साथ ही नियोजन या कार्यक्रम कितना प्रभावशाली रहे उसका मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करेगा। और वही काम ये राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट भेजेगा इन्हीं संबंधित में, ये काम सब करेंगे। अब देख लो, एसटी करेगा, एससी करेगा और ओबीसी करेगा, ये सब यही करेंगे। एक रटा, काम खत्म, एक डायमेंशन देखा, काम खत्म, बस आर्टिकल याद रखना है, खत्म बात यहां से, तो हवा उड़ाया जाएगा। तो क्या क्या बढ़िया भूमिका, अब पूछ लिया जाए कि एसटी आयोग के बारे में बताइए, कार्य के बारे में बताइए, और उनकी भूमिका के बारे में विवरण लिखिए। तो लोग लगते हैं पता नहीं क्या क्या कि कौन सा तो पूछ लिया है कि कार्य बताइए, तो कार्य तो बता दिया, और कार्य बड़ा आसान है, कार्य बताइए एंड भूमिका बताइए एसटी की। तो भूमिका तो अच्छा अच्छा देना पड़ेगा ना, करंट से, जब करंट से पढ़े रहोगे तभी भूमिका आएगा अच्छा, अदरवाइज आएगा कहाँ, ठीक है, या आप हमारे नोट्स यूज करो तभी तो भूमिका आएगा। आज तो हमें लगता है कि जब हम ऐसे ओपन सोर्स पे डालते हैं वो हम अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं, जब होता है कि आप लोग को पढ़ाना है तो अच्छे से। तो देखो, हम कह रहे हैं कि भूमिका के बारे में, तो कार्य तो पढ़ लिए, तो भूमिका क्या कर, क्या एसटी के कहां तक भूमिका लाए। तो देखो, एक एन जो जनजातीय आयोग है, अभी भूमिका देखो, भूमिका हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खिलाफ अत्याचारों को स्वतः संज्ञान लिया, एक एग्जाम्पल, तो भूमिका हो गई। इसने अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार की शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू किए, तो ऑनलाइन शिकायत पोर्टल अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए किया। तो जाति की पूछे चाहे जनजाति की, दोनों में तो यही सेम है, ठीक है, जनजातियों के लिए किया, यहाँ जातियों के लिए लिखा है, लेकिन ट्राइब्स कर देना, और अनुसूचित जनजातियों जातियों के लिए भी किया था। आयोग ने सरकार से सुभाष महाजन वाले मामले की समीक्षा करने का अनुरोध भी किया था। एसटी एससी एक्ट है जो 1989, वो कमजोर कर रही थी, जिसके बाद सरकार ने मूल प्रावधानों को बहाल कर दिया था। क्या सुभाष महाजन वाला केस समझ में आया, क्या हम बोल रहे हैं, सुभाष महाजन वाला, सुभाष महाजन वाला केस याद करो कि एससी एसटी वाला में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको एक्ट में इसको डाइल्यूट किया था, डाइल्यूट किया था क्या, कि अगर ट्राइब वाले किसी बेचारे सीधे गौ आदमी के ऊपर अत्याचार का लगा दिए, अत्याचार का लगा दिए, तो वो तो गिरफ्तार हो जाएगा, और नॉन वेलेबल वारंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया इसको लॉजिक रूप से कर दें। हो सकता है कि हीन भावना से ग्रसित होकर एसटी कहा कि साले तुम बहुत उछल रहे हो, रुको अभी लगाते हैं,
जाके अत्याचार वाले केस में कर दिया मुकदमा। तो सुभाष महाजन इस मामले को उठाए थे कि भाई उसको डाइल्यूट किया जाए, ये इसका शोषण ऐसा तो नहीं है कि, जैसे एग्जांपल ले लो कि महिलाओं का सशक्तिकरण बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को जो वेटेज या कानूनी अधिकार दिया गया है उसका फायदा लगा के अगर पुरुषों के ऊपर करे तो उसके लिए तो कोई कानून नहीं है ना। शोषण कर रहे हैं अगर या कुछ भी फायदा उठाए तो उसके लिए तो कोई कानून नहीं है, और कौन सुनेगा पुरुष का। वही हाल है, एसटी वाले भी दुरुपयोग तो कानून के कर सकते हैं मानव पे। तो वही सुभाष महाजन मामला उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये वर्डिक्ट दिया था, और फिर से क्या किया था, सरकार ने वो मूल प्रावधान को ही बहाल कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के लागू नहीं हुआ था। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो कैसे भूमिका लिखी जाती है। ईंट के भट्टे पे अनुसूचित जो जनजाति है, जाति लिखे हैं, जनजाति कर लेना, श्रमिकों के शोषण के मामले उठाए गए, और जनजाति भी यहाँ आते हैं तो जनजातियों में भी सेम रहेगा। शोषण के मामले उठाया कौन, यही जनजाति आयोग ने। एक नामशूद्र पाउंड्रा, ये बंगाली विस्थापित व्यक्ति हैं, इनको उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश कौन किया था, जनजाति आयोग ने किया था। तो भूमिका देख रहे हो कैसे एग्जाम्पल के साथ लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। तो हमें ये भूमिका याद रखना है, हमने बता दिया आपको। ठीक है, नंबर उठाने का यही एक तरीका है, औरों से अलग हटके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो जाति आयोग के बारे में, अनुसूचित जाति आयोग को हम जाति आयोग बोलेंगे। देखो आर्टिकल 338 के तहत हुआ, ये हमने बोला संवैधानिक निकाय है, 89वें संविधान संशोधन में अलग हुआ था, ये बोला। ठीक है, और ये सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों में जो संविधान में दिए गए हैं प्रावधानों, उनको बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया था, स्थापित किया था। ठीक है, तो क्या है, तो अनुसूचित जातियों के संबंध में एकदम बिल्कुल एसटी के समान है। वहां जनजाति है, जो जनजाति है उस वर्ड को जाति कर दोगे तो हो गया खत्म, कार्य तो वही है, ऐसे हमने बोला भी था। तो भूमिका क्या है, जैसे हमने जनजाति आयोग की भूमिका अच्छे से पढ़ा था और एग्जाम्पल के साथ, वैसे ही भूमिका कुछ एग्जाम्पल के साथ इसका भी पढ़ेंगे। एक है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ विकास परियोजनाओं के कारण अनुसूचित जनजातियों के विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दा उठाया गया, और जनजातियों को अधिकार की रक्षा के लिए उपाय की सिफारिश इसने राष्ट्रपति को 2 रिपोर्ट पहुंचाया था। क्या ये देख लो ना, जनजातियों के लिए है, थोड़ा सा डिफर हो गया है, ये जनजातियों के लिए है। ठीक है ना, जनजातियों में इसको ऐड कर लेना, जनजातियों में इसको ऐड कर लेना, और जनजातियों की जगह जाति भी लिख सकते हो, तो जाति भी प्रभावित थी। जैसे इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना प्रेसिडेंट को सौंपा था, कौन, एसटी जनजाति आयोग ने। इसमें प्रभावित जनजातीय लोगों के बारे में बताया था, और दूसरी विस्थापित जनजाति लोगों के पुनर्वास और पुनः स्थापना के राउरकेला स्टील के संयंत्र के बारे में रिपोर्ट किया था। अर्थात हम सीधे हम बोले कि ये जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ जो विकास परियोजनाएं गठित किए गए थे, 2 इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना और एक राउरकेला स्टील संयंत्र है, इन दोनों संयंत्र के स्थापित होने की वजह से इसने बताया था कि कितने लोग विस्थापित हुए हैं, कितने लोग का पुनर्वास प्रभावित हुआ है, ये रिपोर्ट किया था। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये ट्राइब वाले में जोड़ लेना, ये थोड़ा सा इधर आ गया है, तो ये ध्यान रखना कि ट्राइब वाले में इसको जोड़ देना नोट्स में थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था। कौन कर दिया था, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड ने। तो इसके सिफारिश पे इसको प्रतिनिधित्व मिला था, तो ये भूमिका हुआ। तो देखो अनुसूचित जनजाति और जाति के लेके लगभग बराबर हैं, तो वो दोनों में से छाट लेना या दोनों में ही लिख दोगे तो ये काम चल जाएगा, क्योंकि अक्सर दोनों के साथ लेके आया है। जैसे इसमें भी छत्तीसगढ़ वाले में एसटी भी है और एससी है, दोनों का है। ठीक, तो एनएससी एससी वाले में आ गया। विशेष न्यायालयों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो 1989 मामले हैं, 1989 एक्ट है, अरे एससी और एसटी एक्ट है, वो एक्ट 1989 के तहत ये मामले को
विशेष न्यायालयों द्वारा निपटाने की बात कौन कहा? यही कहा, एनएस जातीय आयोग ने कहा। अनुसूचित जाति जनजातियों की गणना, वन अधिकार अधिनियम, कार्यान्वयन, भूमि अधिग्रहण संशोधन आदि संबंधित मुद्दे किसने बोला? एसटी बोला है, एससी ने भी बोला है कि ऐसा करें। तो दोनों की भूमिका में एक ही जैसा लगभग है। तो भूमिका में मिक्स है, जहां पे एससी और एसटी दोनों एक साथ लिया जाता है अक्सर, ज्यादा में ले सकते। तो भूमिका में कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना, जो भी याद आ जाए तुम्हारे बहाने भूमिका में बता सकते हो, ठीक। तो सीमाएं क्या है साहब? एसटी और एससी आयोग की सीमाएं क्या है? दोनों की सेम सीमाएं हैं कि इनकी सिफारिश कौन सिफारिश करने की है, बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर दे दे सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। फिर इनके लिए उचित बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन या इनके निर्णयों को लागू करने की शक्ति में कमी, ये सब सीमाएं हैं। मानव संसाधन अच्छा नहीं है, स्वयं के निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है, इनको बुनियादी ढांचे नहीं मिलते हैं, और मानव संसाधन की कमी और देरी से हो रही नियुक्तियों से ग्रसित है दोनों। तो ये तो सीमाएं हैं। राजनीतिकरण तो है ही है। तो सुझाव क्या देना चाहिए हमें? दोनों आयोग के बारे में कोई भी आयोग आए चुपका देना है यही। अब इसने सुझाव इतना बढ़िया देना है कि हमें कहना कि कहते हैं दिल गदगद हो जाए। इसमें हम एक सुझाव देंगे कि आयोगों को करना चाहिए, अब जनजातीय आयोग हो, ओबीसी आयोग हो, चाहे कोई भी, हम आयोग बोल रहे हैं 3 आयोग के बारे में, कि सभी सरकारी योजनाओं पे जो 4-5 प्राथमिकता पहचान करें। आयोग क्या करे? प्राथमिकता पहचान करें कि हाँ ये चीज जरूरी है इनके लिए, चाहे एसटी है, चाहे एससी है, चाहे ओबीसी, ये चीज जरूरी है। 4-5 प्राथमिकता पहचान करें और उससे रिलेटेड मंत्री के साथ बैठ के या विधायक के साथ बैठ के उस पे खर्च की ब्यौरा निर्धारित किया जाए, ऐसा कुछ हो, या खर्च करने की सिफारिश करें, या कहे कि और छोड़ दो, इसी 3-4 चीजों पे काम करो, ऐसा कुछ हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और आयोग को आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता सुविधाजनक बनाने की भूमिका हो सकती है। आर्थिक सशक्तिकरण कहते हैं ना कि कोई भी योजना या परियोजना क्या कर रहा है, कार्यक्रम का मूल्यांकन कर रहा है, तो वो जानता है कि क्या कमी है। और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नजरिए से देखोगे तो बहुत सारी कमियां हैं। कभी हम बैठेंगे चाय पे तो चर्चा करेंगे, हम लोग अपने नजरिए से बताएंगे, बहुत सारे और इंटरेस्टिंग है, ऐसा कोई कि तो जैसा नहीं है। एसटी और एससी का विकास न होने के एक पीछे रीजन यही है कि हमारा दृष्टिकोण की कमी है, उनकी तरह दृष्टिकोण नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि शिक्षा में कमी होने का एक दृष्टिकोण ये हमारे अंदर कमी है कि उनकी संस्कृति का हम वैल्यू नहीं देते हैं, हम अपनी संस्कृति को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी हीन भावना देखते हैं। और एजुकेशन में भी जो शिक्षा होता है, उस शिक्षा ये विद्यालय में भी उनकी संस्कृति को पढ़ाने वाला या बढ़ावा देने वाला कोई टीचर नहीं है, आम टीचर है। जब उसकी संस्कृति से मिलता जुलता कोई चीज नहीं होगा तो वो कैसे होगा? अब साहब आप ही लोग पढ़े लिखे हो, अगर मान लो कि चाइना वाला बैठा है यहाँ पे, चाइना की संस्कृति है, आप ही के बगल में उसका भी दुकान है स्कूल का, और आप यूपी में है, भोजपुरी में पढ़ा ले रहे हैं या हिंदी में पढ़ा ले रहे हैं, दुकान चल रहा है। ये चाइना वाला आके यहाँ पे समझना चाहे तो क्या समझेगा? खाक कर समझेगा। ये वाला जाके यहाँ पे समझना चाहे समझेगा? खाक समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। वही हाल कुछ ऐसा ही है इनका संस्कृति का। भाई अपनी संस्कृति को छोड़ना, कहते हैं ना कि उनके अंदर कहावत है, ये जान लो कहानी है, कि अगर अपनी संस्कृति से वो अलग हुआ, इवन शिक्षा लेने गया अपनी संस्कृति से इतर कहीं दूसरे सांस्कृतिक कल्चर का ले रहा है, तो भगवान उसको अभिशाप देंगे या श्राप दे देंगे। उनके अंदर ऐसा विश्वास है, और वो श्राप उसी के ऊपर काम नहीं करेगा, वो पूरा समुदाय तहस नहस हो जाएगा। इतना इनके अंदर बैठा हुआ है, समुदाय नष्ट हो जाएगा, सोचो। ठीक है, तो आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी संस्कृति के आधार पर बनाया जा सकता है, ऐसा भूमिका कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और सेवा क्षेत्र में कौशल और छोटे व्यवसाय के विकास में बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए सुझाव में। ऐसे ही हम बहुत सारे बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, इनमें
एसटी में क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा देंगे एसटी का, पहले इन पे समय में नियुक्ति हो। बहुत सारे आयोग हैं कि सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो रही, अध्यक्ष 2 साल के बाद नियुक्ति हो रहे हैं, इनकी सिफारिशें कानूनी समर्थन क्यों हो, ठीक है, सिफारिशें माने तो सिफारिश देने का मतलब क्यों क्यों आयोग बनाया कि ये सिफारिश दे या मूल्यांकन करे, जब तुम मान ही नहीं रहो। कुछ तो इसमें हो कि 3 कमेटी बना दो तो वो कम से कम उसकी सिफारिश मान ले, जो सिफारिश किया गया है उसके लिए जांच के लिए कम से कम सिफारिश को लागू करने के लिए 3 कमेटी बना सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। तो ऐसा कुछ करना चाहिए सुझाव में। ठीक, आरक्षण क्या है, आरक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नजरिया देखेंगे किसके नजरिए से, हम देखेंगे सोशल जस्टिस के नजरिए से, तो हवा की तरह उड़ेगा क्योंकि पॉलिटी में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखो, पूछा जाएगा कि आरक्षण क्या है, तो परिभाषित करना है। ये पहला लाइन है कि आरक्षण शिक्षा, रोजगार, राजनीति में प्रतिनिधित्व में सुधार करके ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई है या एक प्रणाली है, इसी को आरक्षण कहते हैं। कि शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार करके जो प्राचीन काल से जो वंचित समूह हैं उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ही क्या है, आरक्षण है। और आरक्षण को लेके पहले, सबसे पहले आरक्षण किसको दिया गया था, एससी और एसटी को लेके दिया गया था, लेकिन 1987 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, 1987 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पे ये गलत है। रिपोर्ट इन्होंने दिया था 1980 में, बना कब था ये ध्यान रखना, एक बार चेक कर लेना फैक्ट, लेकिन हमें जहां तक है बना था 1978-79 में, ठीक है, जब जनता सरकार आई थी। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था और 1987 में ये ओबीसी के लिए बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट दिया था, ठीक है। 103वें संविधान संशोधन में 103वें संविधान संशोधन में 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया, और ईडब्ल्यूएस पे आरक्षण पे हमको याद है ना, इस पे करंट पे एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे। देखो, कुछ करंट की नोट्स किस पे चल रहे हैं, कॉलेजियम पे, कॉलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा इस समय टॉपिक ईडब्ल्यूएस, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, ये चल रहा है। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारे डाटा के ऊपर चल रहा है, आर्थिक में। तो ये 3 अभी बहुत न्यूज में, और G20 तो न्यूज में ही है IR में, तो ये नोट कर लेना एक जगह कि हमने इंपॉर्टेंट बताया है ये चीज, ठीक है। 103वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया, ईडब्ल्यू का आरक्षण। तो आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में स्टार्ट होता है कि 15(4) में, इसमें प्रावधान है कि एससी और एसटी के लिए, SC/ST के लिए सरकार उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है या आरक्षण कर सकता है। दूसरा है नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की बात लेके, एसटी और एससी में कितना दिया गया, एससी में 15% और एसटी में आरक्षण कितना दिया गया, 7.5% आरक्षण दिया गया सेवा और शैक्षिक संस्थानों में, इन दोनों को। तो सबसे पहले एससी और एसटी को दिया गया था। फिर बात आती है राजनीतिक आरक्षण की बात करें, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण हो गया। अब राजनीतिक आरक्षण की बात करें तो देखो, राजनीतिक आरक्षण में आर्टिकल 330 और 332, 330 लोकसभा में आरक्षण बात करता है, 332 हमारा किस में बात करता है, राज्य के विधानसभाओं में बात करता है, किसके लिए, एससी और एसटी के आरक्षण, सीटों के आरक्षण के लिए। तो 330 किसके, लोकसभा में आरक्षण के लिए, और 332 विधानसभा में। तो ये राजनीतिक आरक्षण हो गया। अब देखो, आर्टिकल 243D में ये पंचायत की बात करता है, एससी और एसटी के आरक्षण की बात करता है, और इसी में महिलाएं भी हैं। और नगर पालिका में टी है, 243D है आरक्षण की, तो राजनीतिक आरक्षण की बात हो गई। अब जरा सा देखो, पदोन्नति के आरक्षण की बात किसमें कहा गया, आर्टिकल 16(4)A में बोला गया। 50वें संविधान संशोधन में हमने डिस्कशन कर रखा है एम नागराज बनाम केस में, इसमें बोला था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो एम नागराजन केस आया था, एम नागराजन केस बोला ना बाबा ना, ये हर समय आरक्षण ऐसा नहीं कि दे दोगे, कहा कि कुछ शर्तें हैं, अगर आप बोल देंगे कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप दे सकते हैं, और इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे, आपको डाटा भी दिखाना होगा तभी आरक्षण दे सकते हो, ठीक है। पदोन्नति, नौकरी में पदोन्नति का आरक्षण, ठीक। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आरक्षण, तो आरक्षण क्या, हमने आरक्षण को डिफाइन किया,
आरक्षण में हमने शिक्षक में आरक्षण दिया गया, राजनीतिक आरक्षण दिया गया, वो सब देख लिया। आरक्षण उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, ये 3 आरक्षण दे लिया। उसके बाद आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भेदभाव से ये ग्रसित हो रहे थे और इनको समानता लाना था, तो आरक्षण दिया गया। दूसरा बात, पिछड़ेपन। पिछड़ेपन है ये, तो पिछड़ेपन की वजह से इनको मुख्य धारा में जोड़ना, तो आरक्षण दिया गया। अस्पृश्यता से ग्रसित थे, इसलिए इससे हटाना था, तो आरक्षण देना था। प्रतिनिधित्व की इनकी कमी थी, जनसंख्या में के हिसाब से इनका प्रतिनिधित्व नहीं था, तो आरक्षण देना था। हाथ से महिला ढोने की प्रथा हटाना था, तो आरक्षण देना था। समान अवसर देना था, इसलिए आरक्षण देना। तो ये आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, ये आरक्षण जरूरत क्यों है इनके लिए, ये बात हम इसके आधार पे बोल सकते हैं, जो पिछले भी डिस्कशन हो चुका है। तो आलोचना क्यों किया जाता है? तो ये जाति व्यवस्था को मजबूत करता है, जाति संघर्ष को बढ़ावा देता है, अपने में ही इंट्राकास्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, उसमें अभिजात वर्ग आ जाते हैं, तो उत्क्रमणीय भेदभाव को प्रोत्साहन देता है, व्यक्ति की प्रतिभा को हतोत्साहित करता है, अभिजात वर्ग इसके ज्यादा लाभ उठाते हैं। यह हम लोग पहले देख चुके हैं, यहाँ पे हमारा रिवीजन हो रहा है। तो आरक्षण का प्रभाव यहाँ पे एक डायमेंशन है, जब भी देखेंगे, लेकिन वहां पे डायमेंशन नहीं लिए थे। तो आरक्षण की प्रभाव क्या पड़ा, ये आपको बताना हो तो डाटा के साथ बताओगे, और डाटा हमने लिखा है, और डाटा यही मिलता है और कोई नहीं मिलता है। तो अनुसूचित जाति में 1984 में सी क्लास की नौकरी में कितना आरक्षण मिला था? 14% काम कर रहे थे प्रशासनिक सेवाओं में सी क्लास में। 2003 में बी क्लास में कितने आ गए? 14.3%। उस समय नहीं थे बी क्लास में। और ए क्लास में कितने नौकरी में पहुंच गए? 13%। मतलब सी क्लास से स्टार्ट हुआ आरक्षण का फायदा होते होते ए क्लास तक पहुंच गया। ये बात को इंगित कर रहा है कि इनकी प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व क्या हुआ? बढ़ा है। दूसरा क्या है? केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में अनुपात में देखें तो 2004 में इनको 14.6% से बढ़ के 2014 में 18.1% हो गया। तो क्षेत्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इनका अनुपात बढ़ के कितना हो गया? 14 से 18 हो गया। और एससी की साक्षरता दर देखो, 81 में कितना था? 21.382, और आरक्षण देने के बाद 66.1 हो गया। वैसे ही एसटी का भी बता सकते हो, तो एसटी का पहले का डाटा हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं बताया, आल्दो डाटा वाले में दिया है। तो वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सुझाव देना चाहिए? तो देखो, लक्ष्य के सुझाव में आरक्षण के लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए क्या हमें सुझाव देना चाहिए? सुझाव ये देना चाहिए कि देखो भाई, वंचित ग्रुप है जिनको आरक्षण दिया जाता है जाति में, वो आरक्षण में कुछ अभिजात वर्ग हैं, वही फायदा उठाते हैं। तो समुदाय को उप वर्गीकरण कर देना चाहिए इस चीज को, कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिले जिनको लिए लाया गया, जिस उद्देश्य से लाया गया है, जो गरीब हो। और दूसरी बात, अभिजात वर्ग अगर कोई आरक्षण का लाभ ले लिया तो उनको 1 या 2 ही पीढ़ी तक दिया जाए, उसके बाद न दिया जाए, क्योंकि वो सशक्त हो जाएंगे। और तीसरी बात है कि जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है वो केवल ओबीसी पे ही ना लागू किया जाए, एससी और एसटी पे भी लागू किया जाए। ये भी प्रासंगिक है। अदरवाइज आईएएस बन रहे हैं एसटी वाले, तो वो आईएएस उनकी तो सशक्त हो गया पूरा फैमिली, अब उनका बच्चा भी ले रहा, तो किस आधार पे ले रहा है ना, किस आधार पे ले रहा है? ठीक है, सोचो इसको। तो एससी और एसटी के में भी क्रीमी लेयर को अवधारणा, ये सुझाव हम देंगे और डंके के चोट पे देना चाहिए। मूल्यांकन करते रहना चाहिए, समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, गत्यात्मक अवधारणा होना चाहिए। ये सारे हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। समुदायों की क्षमता के निर्माण और समग्र विकास के लिए तैयार करना चाहिए, ना कि एकमात्र आरक्षण का ही आधार बनाना चाहिए। तो समुदाय की क्षमता विकास करना चाहिए, समग्र विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कार्यक्रम होना चाहिए। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक, और कानूनी और न्यायिक संरक्षण को मजबूत करना चाहिए अत्याचार से निपटने के लिए। तो ये हम क्या कर सकते हैं? सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ऊर्ध्वाधर आरक्षण में असमानताओं को पहचान कर प्रत्येक श्रेणी में विकलांग महिलाओं को भी क्या कर दें? प्राथमिकता दें। सुप्रीम कोर्ट का ही कुछ ऐसा 2020 में फैसला आया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि देखो भाई, एसटी और एससी में जो जाति है ना, उन जाति में भी उप वर्गीकरण करने की जरूरत है, और ये पहचानना कि शैक्षिक रूप से पिछड़े कौन है या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हों, उप वर्गीकरण करके उनको पहचान किया जाना चाहिए और उनको आरक्षण का लाभ देना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मत था, ये हमें बताना चाहिए। ठीक, तो ओबीसी के लिए संवैधानिक प्रावधान आया। अब देखो कि ओबीसी की बात जब भी करेंगे तो मंडल आयोग ने ओबीसी की आबादी
52% बताया था, जबकि एनओसो ने बताया था कितना 2009-10 में 41.7%। तो मैं इतनी कहानी नहीं पढ़ेंगे। देखो 338 ए में कौन बना था, एसटी आयोग बना था। 338 में कौन बना था, एससी आयोग। और 340 आर्टिकल के तहत कौन बना, ओबीसी आयोग बना। ठीक है, 340 के तहत। और इसके लिए दो आयोग ओबीसी के आरक्षण के लिए क्या किया गया था, दो आयोग गठित किए गए। एक काका कालेलकर आयोग बोला जाता है, दूसरा बीपी मंडल आयोग। अब जरा सा देखो कि ओबीसी के वेलफेयर के लिए योजनाएं क्या क्या चल रही हैं। तो शैक्षणिक कल्याण के लिए ओबीसी के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, राष्ट्रीय फेलोशिप दिया जा रहा है, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो योजनाएं, आर्थिक कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है, तो महिलाओं के लिए नई स्वर्णिमा चलाया जा रहा है योजना, जिसमें गरीबी रेखा से दोगुने से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्ग को 5% प्रति वर्ष की दर से 1 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम योजना। दूसरा सक्षम चल रहा है, इसमें लक्षित समूह के पिछड़े वर्ग को संबंधित युवा पेशेवर को टर्म लोन के तहत एक विशेष योजना है, सक्षम बनाना, उद्यमी बनाना। शिल्प संपदा चल रहा है, इसका मतलब है कि प्रशिक्षण देना और वित्तीय सहायता देना। ठीक है, जो भी ओबीसी है। कृषि संपदा लाया गया है, किसके लिए, रबी और खरीफ में किसी भी नकदी फसल के दौरान निधियों की आवश्यकता के लिए छोटे किसानों को लिए क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंस के थ्रू। तो संपदा है, ये सारी योजनाएं देख लेना अच्छे से। ठीक है, समाज कल्याण के लिए क्या किया गया, तो पिछड़े वर्ग के लिए कौशल विकास के लिए सहायता चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। तो ये संवैधानिक प्रावधान हो गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, काका केलकर कब बना था, 1953 में बना था। ठीक है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में कालेलकर ने सौंपी थी, ये ध्यान रखना प्री के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, और उन्होंने देश में 2399 पिछड़ी जातियों की एक सूची तैयार की गई थी, जिनमें से 837 को अति पिछड़ा बताया था कि ये बहुत पिछड़े क्या है, बैकवर्ड है, जाति है। तो सिफारिश क्या किया था कालेलकर ने, तो कालेलकर की सिफारिश ये थी कि पिछड़ेपन के निर्धारण करने के लिए मानदंड के रूप में जाति को सिफारिश किया था कि पिछड़ेपन का आधार कौन हो, मानदंड जाति हो। जाति को ही इन्होंने कालेलकर ने बोला था। सभी महिलाओं को एक पिछड़ा वर्ग के रूप में व्यवहार करें, ऐसा कालेलकर ने बोला था। तो जब भी ये बात आए ना महिलाओं से उठा हुआ समस्या, तो ये बात इंडिकेट करना चाहिए, इसको महिलाओं में भी यूज करो ना, कालेलकर आयोग ने ऐसा बोला था। समझ रहे हो, एक हथियार, गोला बारूद का मतलब गोला बारूद, और गोला बारूद इंडिविजुअल नहीं है, कभी भी कहीं भी ठोक सकते हो बस। ठीक है, और पिछड़े वर्ग के योग छात्रों के लिए सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 70% सीटों का आरक्षण की बात कहा था। ठीक है, और सरकारी सेवाओं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकाय में रिक्तियों के लिए आरक्षण बोला था। तो स्थानीय निकाय में रिक्तियों के लिए आरक्षण, तो और सेवाओं में आरक्षण की बात बोला था। ओवरऑल इन्होंने सिफारिश किया था, गवर्नमेंट ने मानी नहीं थी। तो दूसरा आया था, दूसरा आयोग जिसके बारे में हम लोग कहते हैं मंडल आयोग। मंडल आयोग की नियुक्ति हुई थी और रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1980 में, ये डाटा सही है। 27% आरक्षण की सिफारिश की थी और 1990 में इसे स्वीकार कर लिया गया था मंडल आयोग का। कालेलकर आयोग का सिफारिश नहीं मान्य हुआ था। देखो, तो स्वीकार हुआ तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए 55-4 और नौकरियों के लिए 16-4 में आरक्षण दिया गया, ये मंडल आयोग को आधार बना के। फिर इसके बाद इंदिरा साहनी केस आ जाता है 1992 वाला, जिसमें बताया था ना कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, क्रीमी लेयर आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। तीसरा हमने बताया था कि पदोन्नति में क्या हो सकता है, आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर हमने बताया था कि इसी में कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आरक्षण सिस्टम का। ठीक, तो ये इंदिरा साहनी की बात आया। अब ओबीसी के आरक्षण का प्रभाव क्या पड़ा, तो देखो ओबीसी के आरक्षण का प्रभाव क्या हुआ कि रोजगार में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया, राजनीति में भी शक्तिशाली हो गया। ठीक है, क्लास ए में 8.3% हो गया, क्लास बी में बढ़ के कितने हो गए, 10.1% हो गए, क्लास सी में लगभग 18% हो गए। सीएससी का आंकड़ा उद्यमिता में दिखाता है 2004 में 16.6% था, जो 14 में 28.5% हो गया। ठीक है,
तो ये बात समझ में आ रहा है। और दूसरी बात है कि जाति के अंदर उप वर्गीकरण करने की मांग, और सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला है, तो आपको भी इसका पक्ष लेना चाहिए। ओबीसी का उप वर्गीकरण की बात हमने कहा था ना कि उप वर्गीकरण करना चाहिए, ये एसटी ने सुप्रीम कोर्ट ने लिया है इसका पक्ष, और इसके लिए उन्होंने उप वर्गीकरण करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश जी रोहणगी की अध्यक्षता में आयोग नियुक्त किया था। किसके लिए? जाति पिछड़े वर्ग के उप वर्गीकरण करने के लिए। ठीक, तो उप वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों रोहणगी आयोग को बनाया गया? तो देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग में व्याप्त विषमता, कि पिछड़े वर्ग में भी बहुत सारी जाति हैं, वो जाति पिछड़े वर्ग में उनको फायदा नहीं मिल रहा है आरक्षण का, और वही जाति, कुछ जाति हैं प्रभु जाति, वही फायदा उठा रही हैं। तो विषमता बहुत ज्यादा है ओबीसी में, तो इसलिए वर्गीकरण करना जरूरी है। आरक्षण में असमान लाभ है, जिसमें बताया ही है कि 10 उपजातियों द्वारा प्राप्त किया जाता है 25% आरक्षण, केवल 10 उपजातियों द्वारा। ओबीसी के भीतर असमानता है, जैसे कुनाबी और यादव जैसी प्रभाव जाति को एक साथ जोड़ना, जो हर पहले में उच्च जाति से साम्य रखती है, कुनाबी और यादव, वो कहां से ओबीसी है? राज्यों के कार्यान्वित किया गया कि ओबीसी के उप वर्गीकरण से पहले 10 से अधिक राज्यों में राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है, उसके परिणाम स्वरूप अनपिछड़ों में बेहतरी होगी। मतलब कहने का मतलब, सीधी बात है, हम बोल देते हैं तो हम नहीं समझा पाते हैं कि राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में क्यों हो सकता है ऐसा देखा गया कि उप वर्गीकृत किया गया है राज्यों में जातियों का, तो वहां पे आरक्षण लागू किया गया, तो वहां पे उन राज्यों के उन जो वंचित ग्रुप ज्यादा है, विषमता ज्यादा था वहां पे विषमता क्या हुई है? कम हुई है, लाभ हुआ है उनको, इसलिए उप वर्गीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्यों आवश्यकता है? व्याप्त विषमता की वजह से, आरक्षण की असमान लाभ से ओबीसी के भीतर असमानता विद्यमान है, राज्यों में कार्यान्वित किया गया है, इसका लाभ देखा गया, इसलिए है। तो एनसीबीसी की सिफारिश क्या थी? तो इन्होंने बोला कि एनसीबीसी ने बोला कि देखो भाई, 2015 में कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में 3 वर्ग में विभाजित करना चाहिए। आरक्षण लाभों का बेहतर वितरण करना चाहिए, उनका कोटा निश्चित करना चाहिए, जो ज्यादा गरीब हैं, गरीबों में गरीब हैं, उनको ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ इस तरह से एनसीबीसी ने सिफारिश किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जब सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है तो उप वर्गीकरण करना चाहिए, एनसीबीसी का भी सिफारिश ऐसा ही था। ठीक है, अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के बारे में देखें तो ये पहले 1993 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत क्या था? वैधानिक आयोग था। लेकिन 102वें संविधान के द्वारा इसको क्या बोल दिया गया? आर्टिकल 38B के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसको? पिछड़ा ओबीसी आयोग को। तो अभी तक 338 में ए में हमने बताया क्या? एसटी आयोग की बात हुआ, 338B में ओबीसी आयोग की बात होगी, यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। और 338 में किसकी बात हुई थी? एससी आयोग की। तो ध्यान रखना, बी में क्या है? ओबीसी आयोग। ठीक है, और ये इसके ओरिजिन देखा जाए कि ये संवैधानिक दर्जा क्यों बना, तो इंदिरा साहनी केस में ही ऐसा बोला था कि पिछड़े वर्गों की ये बोला था कि पिछड़े वर्गों की कल्याण के लिए एक अस्थायी निकाय का गठन करना चाहिए। उसी के आधार पे ये सरकार ने इसको क्या बना दिया? संवैधानिक संस्था बना दिया। तो एससी, एसटी और ओबीसी, ये 3 संस्था के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखो शक्ति और कार्य क्या है, तो वही हमने बोला था ना कि एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी, कार्य वही होगा, बस जोड़ देना है। सुरक्षा उपाय का मूल्यांकन करना, विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना, और संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा उपाय करना, सिफारिश करना। ठीक है, सलाह देना, भागीदारी बढ़ाना, मूल्यांकन करना विकास के। तो वही कार्य हैं और कर्तव्य हैं जो एससी और एसटी के हैं। ठीक है, तो ओबीसी के कल्याण के लिए एक एजेंसी के रूप में एनसीबीसी की भूमिका बताएं।
तो एनसीबीसी की भूमिका बताएं तो एग्जाम्पल हम बताएंगे, जैसे उनकी भूमिका मैं बताया था। तो एक भूमिका बता रहे हैं कि पिछड़े वर्गों को, छात्रों को संस्था में आरक्षण नहीं दिया गया था। तो वो कौन था आरक्षण ना जहाँ नहीं दिया गया था? तो चंडीगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये पिछड़े वर्ग के छात्रों को संस्थान में आरक्षण नहीं दिया गया था, उनके हिसाब से सेट नहीं दिया गया था आरक्षण के हिसाब से। तो उसकी बात किसको पहुंचाया? स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पहुंचाया कि देखो भैया तुम्हारे अधीन में ये ऐसे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, 27% कोटा निर्धारित है तो है, आप उसको व्यवस्थित करो। तो ये भूमिका है। और फिर भूमिका में जो हमने कार्य बताया, उस कार्य को लेके कोई एक आध एग्जाम्पल आपको आता है तो वो बता सकते हैं। जो हमारे सामने था तो वो बता दिया। तो सीमाएं क्या है? जो एससी और एसटी की सीमाएं हैं वही सीमाएं इसके हैं। गैर बाध्यकारी सिफारिशें हैं, बहुआयामी चुनौतियां हैं। संवैधानिक दर्जा से केवल उन्नति नहीं हो जाएगी, बल्कि इनकी और भी चुनौतियां हैं। अवसंरचनात्मक है, सदस्य समय पर नहीं नियुक्त किए जाते हैं। विशेषज्ञता की कमी है, जिस विशेषज्ञता से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उस विशेषज्ञ निकाय में नहीं दिखता है इसमें। इनको परिभाषित करने की कोई शक्ति नहीं है। पिछड़ेपन क्या है उसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये सीमाएं हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे बाइंड अप करते हैं। हमारा आज खत्म होगा दूसरा लेक्चर। ठीक है, आप लोग कैसा लगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? और डीकेडी हम लोग संडे को मिलेंगे, करेंगे। ठीक है ना? अभी तैयार रहो, बस जितना सोच रहे हैं आराम से चाय पी के 15-20 मिनट जो भी है वैसे देखो। ठीक है, आप एक बार में मत अपना खत्म करो, जैसे भी कंफर्टेबल हो अच्छे से समझ के करो। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो हम बैठे हैं समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।